हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्य ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीड साइकोलॉजी की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसका 5वां टेस्ट है और आज के टेस्ट में भी हम बाल विकास से संबंधित प्रश्नों के विषय में ही बात करेंगे। ये जो टॉपिक है वो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक है। देखिएगा, यूनिट नंबर फर्स्ट के जो हमारे टॉपिक हैं वो सम्मिलित हैं बाल विकास, और बाल विकास के अंदर वृद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के सिद्धांत एवं आयाम, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका। तो हम इन सभी प्रश्नों को एक साथ ही देख रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो आधारित है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के विषय में, चाहे वो एच टेट से है, चाहे वो सी टेट से है, चाहे वो आर टेट से है, चाहे वो रीड से है, या फिर देखिएगा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, किसी भी अध्यापक भर्ती परीक्षा में इन प्रश्नों को पूछा गया है। और उनमें से भी ऐसे प्रश्न जो आपके लेवल के बनते हैं और आगे से आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों के विषय में हम इस टेस्ट सीरीज में बात करते हैं। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे न भी लगे तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये आपके रटे हुए होने चाहिए। प्राथमिकता से अगर आपने इन क्वेश्चनों को भी रट लिया तो आपके काफ़ी क्वेश्चन सही हो सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बार आप सिलेबस को पढ़ लें, अच्छे से कहीं से भी पढ़ लें, पढ़ने के बाद में आप पिछली परीक्षाओं के प्रश्न भी कर लेंगे तो भी आपके 25 से अधिक क्वेश्चन सही होने की संभावना बन जाती है, और जो काफ़ी होते हैं दोस्तों, अच्छे होते हैं। 27-28 क्वेश्चन तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। काम आपको दो ही करने हैं, पहले आप सिलेबस को पूरा करें, प्लस के अंदर ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव में भी उन क्वेश्चनों को देखिएगा जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और ऑथेंटिक देखिएगा दोस्तों। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में प्रश्न तो आपको एक जैसे ही मिलने हैं, लेकिन प्रश्न जब आप देखते हैं कुछ अलग प्रश्न किताब की अपनी तरफ से होते हैं तो उनमें बहुत सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते समय त्रुटियां हो जाया करती हैं दोस्तों। इसलिए आप उनको बड़े ध्यान से पढ़ें, और कुछ अनर्गल प्रश्न न बने, इसलिए पहले आप उन प्रश्नों को देखें जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, और वो प्रश्न मैं आपके पास में लेकर के भी आ रहा हूं। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से रटना होगा दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को, और देखें आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है किशोरावस्था की समाप्ति पर, यानी किशोरावस्था समाप्त हो गई तो शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? 40% होता है, 35% होता है, 45% होता है, या फिर 33% होता है? किशोरावस्था की समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत भार मांसपेशियों का होता है, मांसपेशियों का भार होता है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, 45% होता है। अगले प्रश्न को देखिएगा, अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किसने कहा कि किशोरावस्था एक नया जीवन है, व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है? कोहलर, टॉलमैन, हल, या फिर स्टैनले होल? कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में कहा कि किशोरावस्था एक नया जीवन है, व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है? दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, स्टैनले होल। एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अब जो अपने प्रश्न डिस्कस किया करते हैं उनमें से ऐसे प्रश्न होते हैं जो डायरेक्ट आपको किसी किताब में लिखे हुए नहीं मिलते हैं दोस्तों, और ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट ही इसी प्रकार का है कि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो ज़्यादातर आपको किताबों में नहीं मिलते। वो परीक्षक जो है वो अपने दिमाग से तैयार करता है, या फिर आप हाई अथॉरिटी की जो बुक्स देखते हैं, जो MA लेवल की बुक्स है, वहाँ से भी प्रश्न उठाए जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए ये थोड़े अलग होते हैं, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। अगले प्रश्न को देखिएगा, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य बताए हैं उनमें से है जैविक परिपक्वता, भौतिक परिवेश के अनुभव, संयोजन, या फिर उपयुक्त सभी? प्रश्न है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने यानी अत्यावश्यक माने हैं उनमें से कौन से हैं? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, ये सारे ही अनिवार्य हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, विकास है, परिवर्तन है, समायोजन है, या फिर स्थिरता है? किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, कौन सा है? अगर आप एक शब्द में अगर किशोरावस्था को डिफाइन करना चाहें तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? वो है हमारा नंबर 2, उसे हम कह सकते हैं परिवर्तन, क्योंकि बहुत प्रकार के परिवर्तन बच्चे में होते हैं। 5वां प्रश्न देखिएगा, किशोरावस्था में चरित्र का विकास प्रभावित होता है।
समाज से, परिवार से, मित्र मंडली से या फिर उपरोक्त सभी से। किशोरावस्था में जो बालक है उसके चरित्र का विकास सबसे ज्यादा प्रभावित होता है किससे होता है दोस्तों? क्या है सही आंसर? तो चेक करिएगा, सभी से होता है। किससे होता है? सभी से होता है। जिस समाज में वो रहता है, जिस परिवार में वो रहता है, जिस मित्र मंडली में वो रहता है दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर ये नहीं होता तो फिर हमें सोचना पड़ता है। उपरोक्त सभी आ गया तो प्रभावित तो सभी से होता है, किसी से कम होगा, किसी से ज्यादा होगा। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं, अधोपतन की स्थिति में, उच्चतम स्थिति में, उच्चतर विकास की स्थिति में या फिर नकारात्मक रूप में। हमने कहा किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल होती है, वैसे सभी काल में देखने को मिलती है, लेकिन हम कहें यहाँ पर जो उसका लेवल है वो किस कंडीशन में पहुंच जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इनमें से 4 जो हमारे पास में ऑप्शन है पढ़ लिए होंगे आपने अच्छे से, तो चेक कर लीजिएगा। वो है नंबर 2, हाईएस्ट लेवल पे होता है, उच्चतम स्थिति पे पहुंच जाता है। तीनों कालों में से अगर हम बात करें तो इस स्थिति के अंदर जो है मानसिक उथल पुथल सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इतने सारे जो है परिवर्तन उसके अंदर आते हैं, इतनी सारी दिशाएं बन जाती हैं कि उसको समझ नहीं आता, इसलिए मानसिक उथल पुथल होती है। निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थिरता, अस्थिरता की समस्या या फिर संवेगात्मक समस्या। किशोरावस्था का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? हमें ये बताना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सी विशेषता है जो किशोरावस्था की नहीं है? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 2, व्यवहार में स्थिरता। ये नहीं होती है, अभी हमने बात भी की थी। इसमें तो उथल पुथल रहती है दोस्तों, तो कभी वो किसी तरह का उसका व्यवहार रहेगा, कभी वो आक्रामक हो जाएगा, कभी शांत हो जाएगा, बहुत प्रकार के उसमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो व्यवहार में स्थिरता यहाँ नहीं होती, इसलिए ये हमारा गलत है। शारीरिक परिवर्तन होते हैं, अस्थिरता की समस्या होती है, संवेगात्मक समस्याएं तो रहेंगी। यहाँ भी आप वैसे भी आंसर निकाल सकते थे कि ये दोनों में से एक ही हो सकता है। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न जो है वो भी इसी से संबंधित है। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व या फिर तीव्र समायोजन। आपको बताना है इनमें से किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आता ही है। जो हमारा अभिवृद्धि और विकास है इसमें से लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके आने की संभावना है। तो बताइएगा क्या होगा सही आंसर? नहीं को ध्यान में रखते हुए बताइएगा। तो दोस्तों चेक करिएगा, सही आंसर वो हमारा नंबर 4, तीव्र समायोजन। समायोजित ये नहीं होती हैं दोस्तों, किशोरावस्था में ही सबसे कम जो है वो समायोजन का लेवल होता है, समायोजन सबसे कम होता है। जल्दी यही इनकी समस्या होती है दोस्तों। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास भी होता है, समूह का बड़ा महत्व इनके जीवन में होता है। निम्न में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? यहाँ पर्टिकुलर आ गया सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट जो है उसका, उसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा उसकी विशेषता में नहीं आता, कौन सा लक्षण नहीं है। अपने वयस्क समूह का एक सक्रिय सदस्य होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, मैत्री संबंधों में भारी कमी होती है या फिर विपरीत रुचियों में विस्तार होता है। दोस्तों क्या है सही आंसर? यानी किशोरावस्था में जो सामाजिक विकास होगा उनमें से कौन सा आपको देखने को नहीं मिलेगा? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, मैत्री संबंधों में भारी कमी नहीं होती, बढ़ते ही हैं, मित्रता बहुत होती है दोस्तों। कॉलेज लेवल पे अपनी बात करें, स्कूल लेवल पे बात करें तो टीनेजर्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा मित्री संबंध बनाता है वो इस समय, और मित्रता गहरी भी काफ़ी होती है दोस्तों। वो यहाँ तक कि मित्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अपने वय समूह का, उम्र समूह का एक सक्रिय सदस्य होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी किशोरावस्था में मिलेगा, विपरीत रुचियों में विस्तार भी होता है, लेकिन ये गलत है हमारा। अगले प्रश्न को देखिएगा, 10वां हमारा प्रश्न है, किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? नोट करिएगा, स्व सम्मान यानी आत्मसम्मान की बात भी अपने कह सकते हैं, सबसे अधिक कौन से काल में होगी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वयस्क अवस्था? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, और इसी के प्रति ये सबसे ज्यादा चिंतित भी रहता है दोस्तों। तो किशोरावस्था हमारा सही आंसर है। किशोरावस्था में किशोर के व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, किसका पड़ता है? माता पिता का, संगी साथियों का, शिक्षक का या फिर चलचित्रों का? हमने कहा किशोरावस्था में जो किशोर है उसके व्यवहार और मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है दोस्तों? तो दोस्तों पीछे इस प्रकार का एक प्रश्न हमने देखा था, लेकिन उसमें उपयुक्त सभी था। देखिए प्रभाव तो सबका ही पड़ता है इनका, लेकिन यहाँ पूछा गया सबसे अधिक प्रभाव किसका, तो हमें एक का चयन करना हो तो आप कौन से का करेंगे?
सही आंसर देखिएगा वो हमारा नंबर 2 संगी साथियों का, यानी जिन सहपाठियों के बीच में रहता है उनकी मित्र मंडली ही तय करती है वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है और किस प्रकार की उसकी मनोवृत्ति है। तभी आपने देखा होगा ईसाइयों में जो माता पिता हैं वो बच्चे के संगी साथियों का बड़ा ध्यान रखते हैं, किसके दोस्त कौन है, कौन से ग्रुप में इनको रखना है। अगर यहाँ ध्यान रख लिया जाए तो काफ़ी कुछ लाभ मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि उनकी मनोवृत्ति पर संगी साथियों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोच्च जोड़ा कौन सा है? जीवन दर्शन, समाज सेवा की भावना और सुसमायोजन, ये इसमें देखने को मिलता है। समूह का महत्व, दोहराने की प्रवृत्ति, विद्रोह की भावना, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति, आदर्शवादी, स्वसम्मान, नकल द्वारा सीखना। इनमें से अगर आपको एक जोड़ा कहा जाए तो कौन सा होगा दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3। तार्किक चिंतन उसमें होता है, अमूर्त चिंतन कर सकता है और डिसीजन मेकिंग भी उसमें होती है। दोस्तों, अब यहाँ देखिए नकल द्वारा सीखना तो छोटे बच्चों में होता है, ये यहाँ पर नहीं होता। दोहराने की प्रवृत्ति भी आपको शिशुअवस्था, बाल्यावस्था में मिलती है। सुसमायोजन तो हो ही नहीं पाता है, तो इसलिए सबसे अच्छा वैसे भी आपको ये देखिएगा कौन सा मिल रहा है, यही आंसर सबसे अच्छा हो सकता है। दोस्तों, बालक निम्न में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? कौन सा विकास जो है सबसे कम प्रभावित होता है विद्यालय और शिक्षक के द्वारा? हमने कहा विद्यालय और शिक्षक भी विकास को प्रभावित करते हैं, लेकिन इन विकास में से सबसे कम कौन सा होता है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या फिर संवेगात्मक विकास। तो दोस्तों सही आंसर है वो है 1 नंबर। शारीरिक विकास पोषण से होता है, खाने पीने से होता है। दोस्तों, अब आप कहीं इसे MDM से मत जोड़ दीजिएगा दोस्तों कि स्कूल में खाना मिलता है, तो ये जरूरी नहीं है। लेकिन मानसिक विकास में जैसी भावनाएं और जैसी शिक्षा स्कूल से मिलती है उसका प्रभाव होता है, समाज में अधिकतर समय उसका वहीं बीतता है, संवेग भी उसमें वहीं से आते हैं। दोस्तों, काफ़ी प्रभाव पड़ता है इनका, लेकिन शारीरिक विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, सबसे कम। हमने ये नहीं कहा प्रभावित नहीं होता है, लेकिन यहाँ हमने कहा इनकी बजाय इसमें सबसे कम रहेगा। दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? विकास और अधिगम को जोड़ने वाला जो है पॉइंट कौन सा है दोस्तों? विकास अधिगम से स्वतंत्र है, क्या है? अधिगम विकास के पीछे रहता है। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। कौन सा है दोस्तों सही आंसर? आपको बताना है विकास और अधिगम के मध्य संबंधों के बारे में। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, ये सबसे सही है। अधिगम और विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, लेकिन थोड़ी जटिल तरीके से हैं, इतने सामान्य नहीं है दोस्तों। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ये गलत है, डिपेंड करता है, पीछे भी नहीं रहता, समानार्थक भी नहीं है। दोस्तों, ये हमारा सबसे सही कथन है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मुद्दों पर चर्चाओं में शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, या फिर व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। कौन सा होगा दोस्तों सबसे अच्छा आंसर? देखिएगा कोहलबर्ग के अनुसार कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, नैतिक मुद्दों पर चर्चाओं में शामिल करके कर सकता है। निम्न में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे को संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से होगा? किन परिस्थितियों में? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, जब बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, जब बच्चे की कक्षा में अच्छे अंक आए, जब बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए। संवेगात्मक और सामाजिक विकास किस प्रकार से अच्छा हो सकता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा है दोस्तों? आई होप आपने सभी पढ़ लिए होंगे, तो चेक कर लीजिएगा। आंसर वो है नंबर 1, जब बच्चे को इम्पोर्टेंस दी जाए और साथ ही उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। अगर आप उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, उसका महत्व नहीं समझेंगे, तो वो आपसे दूर होना शुरू कर देता है, उसके संवेग भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये तीनों हमारे सही नहीं है। कौन सा कथन असत्य है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचारित होना वंशानुक्रम है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, असत्य हमें बताना है, तो ध्यान से पढ़िएगा 4 ऑप्शन और देखिएगा कौन सा इनमें से असत्य है। वापस दोहरा रहा हूँ, असत्य देखना है हमें। तो दोस्तों आई होप आपने पढ़ लिए होंगे सभी ऑप्शन अच्छे से, तो चेक करिएगा। सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, शोधन नहीं करता।
वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन नहीं करता। अगर आप एक शब्द में वंशानुक्रम को समझना चाहें तो वो है कि जो भी विशेषताएं हमें माता पिता से मिलती हैं, जो भी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं जो बच्चे के अंदर जन्म से होती हैं, वो सारी वंशानुक्रम में आती है। तो वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, बिल्कुल है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण के अंतः प्रक्रिया का परिणाम भी है दोस्तों। और माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरण होना ही वंशानुक्रम है। ये सारी बातें सही है, लेकिन ये गलत है, इसलिए हमारा आंसर यही होगा। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह जुड़वां बालकों के जन्म में योगदान देता है, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। गलत कथन बताना है वंशानुक्रम के संबंध में। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, ये नहीं होता है दोस्तों, गलत है ये कथन। देखिएगा, वंशानुक्रम से बालक का लिंग निर्धारित होता है और यह शारीरिक संगठन में योगदान देता है कि क्योंकि संतान कैसी होगी, जैसे माता पिता होंगे। यह जुड़वां बालकों के जन्म में योगदान भी देता है। तो वंशानुक्रम हमने यही कहा, जेनेटिक जो कुछ भी है दोस्तों, जो जन्म से हमें मिलता है, लेकिन ये नहीं होता, क्योंकि पसंद, नापसंद, अभिवृत्ति जो है वो समाज में रह करके सीखी जाती है दोस्तों। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता या फिर अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। हमने कहा प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है दोस्तों बाल्यावस्था की? तो दोस्तों सही आंसर चेक करिएगा, वो है नंबर 2, सामूहिकता की भावना। दूसरों पर निर्भरता ये शैशव काल में होती है। धार्मिकता की बात ही नहीं कर सकते। अनुकरणात्मक ये भी शैशवावस्था में ज़्यादा मिलता है। यहाँ सामूहिकता की भावना सबसे अच्छा ऑप्शन आपको मिल रहा है। 20वें प्रश्न की बात करें, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार से प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन या फिर उपरोक्त सभी। संवेगों की जो तीव्रता है किशोरावस्था में किस प्रकार से प्रकट होती है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, उपरोक्त सभी रूप में। तो दोस्तों एक बार फिर से कह दूं कि ये पिछली परीक्षाओं के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, या मैं यूँ कहूँ इन प्रश्नों को तो आपको कम से कम रटा हुआ होना ही चाहिए। दोस्तों इनकी जो PDF है वो आपको हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, tulyaryas.in है, उस पर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जा करके इनको देख सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप वहां पर डिस्कस भी कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप भी बना हुआ है। अन्यथा आप कमेंट करके सुझाव भी दे सकते हैं कि ये जो टेस्ट है वो आपके लिए है, तो आपकी सुविधा के अनुसार इनमें सुधार भी किया जा सकता है। आप अपना रिस्पॉन्स जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम इसमें आगे और सुधार कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा, ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आपको परीक्षा तक मिलते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।